अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोगों ने बेटा पेपर डिस्कस करना है फेब मार्च 2025 का पेपर 6-2 और पेपर 6-2 यानी कि स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स पेपर S2 जिसको हम लोग कह रहे होते हैं। पेपर आपका होता है 1 आवर 15 मिनट्स का। सिंस ये आप लोगों का पहला पेपर है जो मेरे साथ आप लोग कर रहे हो, तो मैं आज आप लोगों को बहुत सारे कैलकुलेटर के शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, ठीक है। और ब्लैक एंड वाइट वाला जो मैं क्लासफिस का कैलकुलेटर यूज़ कर रहा होता हूँ, या तो वो यूज़ कर लो या तो अबाको का यूज़ कर लो, उसमें सारे शॉर्टकट्स आराम से यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब कोशिश करेंगे, ज़्यादा डिले नहीं करता मैं इस पेपर को करने की। लेकिन अगर आपको बेटा इफ़ेक्टिवली कैलकुलेटर यूज़ करना आता है, ट्रस्ट मी ये पेपर आपका ज़्यादा टाइम कभी भी नहीं लेगा। आइडियली हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये पेपर जो 1 घंटा 15 मिनट का है, ये 45 to 50 मिनट्स में हो जाए, और ये हो जाता है। कैलकुलेशन ज़्यादा हैवी होती हैं तो हम लोग कैलकुलेटर को प्रॉपरली यूज़ करेंगे। बेहतर होगा आप लोग अपने साथ भी सब कैलकुलेटर लेके बैठें और मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहें। चलें भाई, शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल, द वेरिएबल्स x एंड y हैव द इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, दोनों x और y नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, n से रिप्रेजेंट हो रहा है नॉर्मल। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि भाई देखो, x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 44 एंड वेरिएंस 16। y is also normally distributed with mean 30 and variance 9। इन्होंने मांगा क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस वाई लेस देन 15। बेटा ये एक टेक्निकली लीनियर कॉम्बिनेशन का सवाल है। ये सवाल है किसका? लीनियर कॉम्बिनेशंस का। अब लीनियर कॉम्बिनेशंस के अंदर आपके ऐसे दो अलग अलग वेरिएबल्स गिवन है, x माइनस वाई, यानी कि दो वेरिएबल्स को सबट्रैक्ट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा देता हूँ r में लिख देता हूँ x माइनस वाई है, सही है। अब इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ r विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। आपको पता है बेटा, जब भी वेरिएबल्स आपस में सबट्रैक्ट होते हैं तो उनका मीन भी सबट्रैक्ट होता है। तो ये हो गया 44 माइनस 30 विच इज़ 14। अब बेटा जब दो वेरिएबल्स ऐड हो रहे हो या सबट्रैक्ट हो रहे हो, वेरिएंसेस हमेशा ऐड होती हैं। तो आपने क्या कह दिया कि यार जो वेरिएंस ऑफ r होगी दैट विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। अब वेरिएंस ऑफ x क्या है 16, वेरिएंस ऑफ y क्या है 9, तो ये टोटल हो गई 25। देखो x और y दोनों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, r भी डेफिनेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। If r is normally distributed with mean 14 and variance 25, they are asking for probability of x minus y is less than 15। तो आपने फौरन से क्या कह दिया, probability of r being less than 15। बेटा आपने फौरन से इसकी z वैल्यू निकालनी होती है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो बेटा z वैल्यू कैसे निकलती है, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू है 15, म्यू 14 अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, दैट इज रूट ऑफ वेरिएंस। तो बेटा ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ r बीइंग लेस देन 1/5। बेटा z वैल्यू आपके पास आ गई क्या 0.2। अब बेटा आपको अगर पता है r बीइंग लेस देन 0.2 चाहिए, इसका मतलब क्या है, z बीइंग लेस देन 0.2, सॉरी अब ये r नहीं रहा है, ये अब हो गया है z, सही है, z वैल्यू है। और हमें पता है हमारा जो टेबल है वो z वैल्यूज़ के लिए वैलिड होता है। और जब भी हम z की बात करते हैं तो बेटा z का मीन 0 होता है। 0.2 डेफिनेटली यहाँ कहीं होगा। अब ये S1 में आप लोगों ने पढ़ा है कि यार अगर मुझे z वैल्यू से पीछे का एरिया चाहिए, डायरेक्ट टेबल से निकल आता है, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं फाई। टेबल के एरिया को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू फाई ऑफ 0.2। अच्छा, मैं दोनों तरीके से करके दिखाना चाहूँगा, टेबल से भी और कैलकुलेटर से डायरेक्टली भी। अगर मैं इसे टेबल से करूँ तो मैंने टेबल खोला, बेटा आपको इतना पता है 0.20, तो ये वैल्यू आ गई 0.5793। आपने यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख दिया 0.5793। तो आप लोग अब क्या कह देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस वाई लेस देन 15 इज इक्वल टू 0.579।
ये आपका सीधा सीधा आंसर हो गया। आपको बच्चा कहता है कि सर ये जो आपने कहा कि आप टेबल से भी दिखाएंगे, कैलकुलेटर से भी दिखाएंगे, कैलकुलेटर से कैसे होगा? बेटा ये जो आपके पास ब्लैक एंड वाइट कलर का एक कैलकुलेटर है ना, ये बड़ा प्यारा होता है, ये जो क्लासविस के नाम से आता है। आपने क्या हरकत करनी है? सबसे पहले मेन्यू, फिर 7 पे गए। ये पूछ रहा है नॉर्मल पीडी, नॉर्मल सीडी। अब आप बेटा पीछे का पूरा एरिया निकाल लें, नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है ये। आपने 2 सेलेक्ट करा। भाई देखो लोअर की जगह आप कह रहे हो ना 0.2 से बस पीछे तक जा रहा है, पीछे तक यानी कि माइनस इन्फिनिटी। इस पर्टिकुलर कैलकुलेटर के लिए आप इन्फिनिटी की जगह 10,000 रखेंगे। लोअर की जगह आपने रखा -10,000, अपर की जगह रख दिया 0.2। बट यू नीड टू मेक श्योर कि स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो, मीन 0, क्योंकि z की बात कर रहे होते हैं। z में हमेशा मीन 0 होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन 1। डायरेक्टली पीछे का एरिया क्या दे दिया? 0.5793। डायरेक्ट आ गया आपके पास। सही है, तो टेबल भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इंशाल्लाह आगे के जब मैं पेपर्स कराऊंगा मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से करूंगा, टेबल बार बार देख के नहीं दिखाऊंगा। अब हम लोग बेटा एक काम करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है। नाउ बेटा अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? अ रिसर्चर रिकॉर्ड्स अ टाइम t seconds taken by adults to complete a questionnaire। ठीक है भाई। फिर the results for a random sample of 60 adults who completed the questionnaire this year are summarized as follows। total sample size दे दिया आपको 60, सब adults को जो टाइम लग रहा है उस टाइम का सम दे दिया, टाइम के स्क्वायर का सम दे दिया। फाइंड एन एस्टिमेट, अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम एंड वेरिएंस ऑफ टी प्रूव करो। बेटा ये सवाल है सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन का। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने बेटा सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर हमारा सैंपल अनबायस्ड हो, सही है, तो जो हमारे सैंपल का मीन होता है वो ही हमारी पॉपुलेशन का मीन होता है। और फिर एक कॉन्सेप्ट होता है अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस। जो हमारा सैंपल का अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस आता है वो ही पॉपुलेशन का वेरिएंस होता है। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी, ये हो जाएगा मीन ऑफ टी, दैट इज व्हाट? समेशन ऑफ टी ओवर एन, विच इज 3678 ओवर 60। बेटा अगर मैं करूं 3678 डिवाइड बाय 60 तो ये हमारे पास आता है 61.3 एग्जैक्ट। चलो जी ये आ गया, इन्होंने ये मांगा है आपसे। फिर उसके बाद अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस। बेटा अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस का एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। 2 फॉर्मूले हैं अलग अलग। मैं यहाँ पे अगर फर्ज करो जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ वो है n ओवर n-1 सबमिशन ऑफ टी स्क्वायर ओवर n माइनस मीन का, सैम्पल मीन का स्क्वायर। बेटा सैम्पल साइज आपका क्या है? 60 है। 60 ओवर 60 माइनस 1 ये है 226313.36 ओवर n इज 60 माइनस 61.3 का स्क्वायर। तो मेरा बच्चा वेरिएंस ऑफ टी आपके पास आ जाएगा 60 ओवर 59। मैं फिर बेटा इसको अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ। 226313.36 डिवाइड बाय 60 माइनस 61.3 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है बेटा 14.199। अच्छा जी, मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 59, तो बेटा ये आया है 14.44 एग्जैक्ट आ गया। और यही चीज़ आपने यहाँ पे प्रूफ करनी थी बेटा। बड़े आराम से आपका पहला पार्ट 3 नंबर आराम से सिक्योर हो गए, प्रूफ भी हो गई। अच्छा, इन द पास्ट द पॉपुलेशन मीन टाइम वॉज 62.4 सेकेंड। बेटा प्रीवियसली पॉपुलेशन का मीन टाइम निकला था 62.4। आपने अभी सैंपल मीन निकाला 61.3। एक्चुअल पॉपुलेशन का मीन आया था 62.4। टेस्ट एट 2% सिग्निफिकेंस लेवल, 2% का सिग्निफिकेंस लेवल है। वेदर द पॉपुलेशन मीन टाइम फॉर दिस ईयर इज
लेस देन 62.4। अब बेटा ये एक तरह से हाइपोथेसिस का सवाल आ गया। सिग्निफिकेंस लेवल है बेटा, ये तो हमारा पार्ट हो गया हाइपोथेसिस का। बेटा हाइपोथेसिस के अंदर सिग्निफिकेंस लेवल दिया है 2%, सही है। अब बेटा अगर मैं आप लोगों को सिग्निफिकेंस लेवल दूं, अब पहले तो यार हाइपोथेसिस में सबसे पहली चीज़ हम लोगों को क्या डिसाइड करनी होती है कि ये 1 टेल है या 2 टेल है। सवाल में क्या बात हो रही है, टेस्ट एट 2% सिग्निफिकेंस लेवल वेदर द पॉपुलेशन मीन टाइम फॉर दिस ईयर इज लेस देन, तो बेटा लेस देन की बात हो रही है, इट्स अ 1 टेल टेस्ट। यार अगर मैं बात करूं नल हाइपोथेसिस की, ठीक है, नल हाइपोथेसिस हमारा क्या बात करे, पहली बात हमें इतना तो पता चल गया 1 टेल है। नल हाइपोथेसिस क्या है, पॉपुलेशन मीन विच इज 62.4। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये थ्योरी ऑल्टरनेट क्या है कि कम हुआ है, तो बेटा मीन विल बी लेस देन 62.4। वी नो दिस फॉर अ फैक्ट कि यार ये होगा 1 टेल टेस्ट। अगर मैं 1 टेल की बात करूं, यहां पे आ गया बेटा आपका क्रिटिकल रीजन, सही है, और ये कितना है 2% है। तो भाई मैं पहला काम क्या करता हूं, मैं तो क्रिटिकल वैल्यू z की निकालूंगा यहां पे। अब अगर मुझे यहां पे चाहिए भाई इसकी क्रिटिकल वैल्यू ऑफ z, ये मुझे पता है कितना एरिया भाई 0.02, सही है। मैं इसकी क्रिटिकल वैल्यू को नाम देता हूँ -a का, ठीक है बेटा। मैं ये बात कह रहा हूँ कि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे इस साइड पे काम कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग लेस देन -a इज 0.02। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग ग्रेटर देन, बेटा -a से जो पीछे का एरिया होता है वो बराबर होता है ग्रेटर देन a के, वो भी 0.02 आ गया। अच्छा फिर बेटा लेस देन ए क्या हो जाएगा, 0.98, सही है। अब आप क्या निकालोगे, आप इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे, a इज इक्वल टू 5 इनवर्स ऑफ 0.98। अच्छा हमें इतना पता है कि क्रिटिकल वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए क्योंकि नेगेटिव रीजन में लाई कर रहा है। एक तरीका क्या है, बेवकूफ़ी तरह टेबल पे जाओ, टेबल कहाँ गया, ये रहा टेबल बेटा 0.98। अब आप यहाँ पे सर्च कर रहे होगे कि भाई 98 से जस्ट पहले वाली वैल्यू, 98 से जस्ट पहले वाली वैल्यू ये रही 9798, जो कि क्या आती है 2.05। क्या ऐड करना है भाई, 2 ऐड करना है, 2.054 भी लिख सकता हूँ, 055 भी लिख सकता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ 2.054, 2.054 लिख दिया आपने यहाँ पे, 2.054। अच्छा आपको पता है नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव वैल्यू भी लिख दी। ये आपके पास टेक्निकली z की क्रिटिकल वैल्यू आ गई। अब बच्चे कहते हैं यार सर आपने कहा था कैलकुलेटर से बताएंगे। लिसन बेटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल हो या ये कैलकुलेटर हो, ये हमेशा लेस देन के लिए वैलिड है, हमेशा लेस देन के लिए वैलिड है। आपने मेन्यू दबाया, 7 दबाया, यहाँ पे एक ऑप्शन है इन्वर्स नॉर्मल का जो कि पीछे के एरिया के लिए वैलिड है, आपने 3 दबा दिया, इन्वर्स नॉर्मल। पीछे का एरिया कितना था, 0.02 था, 0.02। जस्ट मेक श्योर कि स्टैंडर्ड डिवीजन और मीन 0 हो, क्योंकि जब आप पोस्टॉन इस पर यूज़ करोगे तो मीन हमेशा चेंज हो रहा होता है। ये क्या आ गया 2.054, डायरेक्टली आ गया। 37 है ना, स्केल अप करोगे 3 डेसिमल प्लेस में होती है जेड वैल्यू, तो 2.054 आ गया, क्रिटिकल वैल्यू आ गई हमारे पास। चलो जी, अब हमारे पास ये z की क्रिटिकल वैल्यू है, मैं इसको ZCV लिख देता हूँ। अब पता है बात क्या है, मैं देखूंगा कि यार इसकी टेस्ट वैल्यू क्या है। बेटा टेस्ट वैल्यू z टेस्ट वैल्यू वो आती है सैंपल से, और इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर √n। सही है बेटा। अब जब ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे, प्लीज़ इधर देखें, ये टेस्ट वैल्यू है बेटा, हमारे पास सैंपल मीन क्या था 61.3 था, सैंपल मीन था हमारा 61.3, पॉपुलेशन मीन है हमारा 62.4, स्टैंडर्ड डिविएशन
वेरिएंस आई थी हमारी 14.44, तो स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगी रूट ऑफ 14.44, अब बेटा मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ एन, रूट ऑफ 60 कर देते हैं। बेटा डिवाइड हो रहा है ना, तो मुझे वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं। तो भाई मेरे पास इसकी जो टेस्ट वैल्यू आएगी, जी टेस्ट वैल्यू 61.3 माइनस 62.4 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 60 डिवाइड बाय रूट ऑफ 14.44। बेटा ये वैल्यू आई है -2.2442। भाई मेरे पास टेस्ट वैल्यू आ गई, मेरे पास क्रिटिकल वैल्यू है। आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि भाई अगर मेरी क्रिटिकल वैल्यू है -2.054, -2.054, भाई जो मेरी ये जो टेस्ट वैल्यू आई है वो यहाँ कहीं लाई कर रही है, यानी कि क्रिटिकल रीजन में लाई कर रही है -2.242। तो हमें इतना पता है कि भाई जो टेस्ट वैल्यू है वो तो लाई कर रही है क्रिटिकल रीजन में, इसीलिए हमें ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और नल को रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, हम फॉरेंसिक इन्होंने मांगा भी क्या है, टेस्ट एट 2% सिग्निफिकेंस लेवल, फिर द पॉपुलेशन मीन टाइम फॉर दिस ईयर इज लेस। हाँ भाई लेस है, हम क्या लिखेंगे, सिंस z test value is less than z critical value, we have enough evidence to reject null hypothesis and accept alternate hypothesis. Therefore, we can say at 2% significance level, बेटा significance level given है ना, at 2% significance level that mean time have decreased, क्योंकि बेटा नल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस यही था कि मीन टाइम डिक्रीज हुआ है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया है, स्टेट विद द रीजन वेदर इट वाज नेसेसरी टू यूज सेंट्रल लिमिट थ्योरम इन योर आंसर टू पार्ट बी। देखो यहाँ पे हमें ये तो नहीं गिवन था ना कि भाई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम कब आप यूज़ करते हो? सेंट्रल लिमिट थ्योरम, देखो पहली बात ये, अगर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो आप सैंपल को भी नॉर्मली रखते हो, लेकिन अगर फर्ज करो हमें ये ना पता हो कि पॉपुलेशन नॉर्मल है कि नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ सैंपल जब मोर देन 30 हो तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम हम सैंपल को भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई, ये क्योंकि यहाँ पे सैंपल साइज 60 था ना भाई, यस इट वॉज नेसेसरी to use the central limit theorem because the population distribution of times was unknown, बेटा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अननोन थी, एंड द सैंपल साइज was greater than 30। मैंने याद है आप लोगों को ये कंडीशन लिखवाई थी, n being greater than 30 के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रल लिमिट थ्योरम यही है। अच्छा बस फिर हमारा बेटा यहाँ पे जाके क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड हो जाता है। अब हम लोग बेटा मूव करते हैं अपने अगले सवाल में। अब बेटा अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द रैंडम वेरिएबल x हैज पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन 1.5, लैम्डा दे दिया भाई। ये सवाल आपके पास किसका है बेटा? पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन का, सही है। अब अगर मैं बात करूं पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन की, इन्होंने पहले से वेरिएबल x दे दिया जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी,
यानी कि यार x इज पोसॉनली डिस्ट्रीब्यूटेड विद लैम्डा 1.5, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है बेटा लैम्डा, सही है, मीन होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, बेटा बात पता है क्या है, पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास बात क्या चल रही होती है कि भाई ऑन एन एवरेज क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स नहीं होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब भाई अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, मैं कहाँ तक जाऊँ, मुझे टोटल लिमिट तो डिफाइंड ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो तो आप कह दोगे यार इसे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन 3, यानी चलो मैं लेस देन 3 करके लिखता हूँ, विच मीन्स कि इसमें 2 तक की सारी वैल्यूज़ इंक्लूडेड होंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग लेस देन और इक्वल टू 2। अच्छा, अब बेटा इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, आप लोगों को पोसॉन के सारे फॉर्मूलाज आई होप याद होंगे। ये हो जाएगा e की पावर माइनस 1.5 1 प्लस 1.5 ओवर 1 लैम्डा 1 फैक्टोरियल प्लस 1.5 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आ गया। अब बेटा आप लोग तो सॉल्व करोगे इसे, मैं बेटा इसको सॉल्व नहीं करता, मैं पता है क्या हरकत करूँगा, मैं अपना कैलकुलेटर खोलूँगा, कैलकुलेटर मेरा लेस देन और इक्वल टू के लिए भी आंसर देता है, एग्जैक्ट वैल्यू पे भी देता है। लेकिन अगर मुझे लेस देन और इक्वल टू का चाहिए, मेन्यू दबाया, 7 दबाया, नीचे का बटन दबाया, यहाँ पे एक ऑप्शन है पोसॉन PD, पोसॉन CD। पोसॉन PD हर एक एक्सी वैल्यू का आंसर देता है, पोसॉन CD डायरेक्टली लेस देन और इक्वल टू का देता है। आपने लेस देन और इक्वल टू 2 चाहिए, आपने पोसॉन CD दबाया 3, भाई आपको लेस देन और इक्वल टू 2 का चाहिए ना, वेरिएबल है 2, आपने वेरिएबल सेलेक्ट कर लिया 2, x की जगह आपने रख दिया 2 क्योंकि आपको लेस देन और इक्वल टू 2 चाहिए, लैम्डा की वैल्यू है 1.5, तो ये डायरेक्टली लेस देन और इक्वल टू का आंसर दे रहा है 0.8088, 0.8088। बेटा आपको ये पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है भाई, तो आपके पास ये जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1 माइनस 0.8088, 0.1912, सही है 912। तो आप कह देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज 0.191, 3SF में आंसर देना है। चलो भाई ये भी हमारी कहानी हो गई सीधी। अब इसके बाद अगली बात, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वैल्यूज ऑफ x, 3 इंडिपेंडेंट वैल्यूज का मतलब क्या है, x की ही है, काउंट है, ये जो बेटा 3 इंडिपेंडेंट वैल्यूज ऑफ x है ना, दैट्स अ काउंट, इंडिपेंडेंट वैल्यूज हैं, तो ये आपने इसको कह दिया यार ये तो होता है हमारा काउंट। अच्छा, ये एक तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन ऐड हो गया, सही है। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन का सवाल बन गया, तो मैं अभी एक काम करता हूँ, एक नया वेरिएबल ले आता हूँ r, जिसमें 3x, 3 इज द काउंट, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ r will be 3 times expected value of x, which is 3 into 1.5, which is 4.5। अच्छा, इतना हम लोग जानते हैं बेटा कि जब भी डेटा पोसॉनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो जो मीन होता है वही वेरिएंस होती है, यानी कि लैम्डा ही वेरिएंस बताता है, लैम्डा ही मीन बताता है। अब इसके पीछे की भी वजह मैंने लेक्चर्स में पूरी डेप्थ में दी हुई है। अब एक तरह से आपके पास लैम्डा क्या हो गया, 4.5। जब आपके बेटा ये पता चल गया कि लैम्डा 4.5 है, इन्होंने कह दिया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 3 वैल्यूज ऑफ x इज बिटवीन 3 and 5 इंक्लूसिव, यानी कि 3 और 5 के बीच में हो। तो ये आपसे मांग क्या रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ r बीइंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 and 5। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ r बीइंग इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ r बीइंग इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ r बीइंग इक्वल टू 5, क्योंकि देखो r भी पोसॉनली डिस्ट्रीब्यूटेड ही है और इसका लैम्डा है 4.5। अब बेटा 3, 4, 5 पे चाहिए ना, तो आप लोग क्या करेंगे, e की पावर माइनस 4.5, बेटा 4.5 की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल,
प्लस 4.5 की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 4.5 की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये आ गया। अब मुझे अगर हर एक इंडिविजुअल की चाहिए तो बेटा अगर मुझे इंडिविजुअल की चाहिए तो मैं क्या हरकत करूँगा, मेन्यू 7। मुझे अब हर एक पे चाहिए ना, 3 की अलग, 4 की अलग, 5 की अलग। नीचे आया, पोसों PD सेलेक्ट करा 2 और वेरिएबल चाहिए मुझे कहाँ पे चाहिए भाई, 3 4 5 पे। x की जगह 3 डाला, सही है। मेरा अब लैम्डा हो चुका है 4.5। एग्जैक्टली 3 की वैल्यू आई है 0.1687। 0.1687 बेटा एग्जैक्टली 4 की आई है, 4 डाला, 0.1898, 0.1898। फिर एग्जैक्टली 5 की आएगी 0.1708, 0.1708। फिर बेटा आपने इन सबको सिर्फ ऐड करना है, 0.1687 प्लस 0.1898 प्लस 0.1708। बेटा आपके ऐसी वैल्यूज़ आ गई 0.5293, 0.5293। तो आप क्या लिखोगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ R बीइंग ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट लेस देन इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0.529। ये आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इसका अगला पार्ट है कि नहीं है, इसका अगला पार्ट भी है, गुड। हाँ, द सम ऑफ अ लार्ज नंबर n ऑफ वैल्यूज ऑफ x इज डिनोटेड बाय t। भाई t क्या बता रहा है, nx है और ये n काउंट है, अभी भी याद रखना। यूजिंग अ सुटेबल अप्रॉक्सीमेशन इट वॉज फाउंड दैट t बीइंग ग्रेटर देन 330। बेटा सुटेबल अप्रॉक्सीमेशन का मतलब ये है कि ये पोसों से गए होंगे नॉर्मल की तरफ, नंबर काउंट बड़ा करा है ना, सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी कहता है। खैर, using a suitable approximation it was found that probability of t being greater than 330 is this. Find the value of n. अच्छा एक बात सुने, हमें इतना पता है कि भाई अगर t बराबर है nx के तो expected value of t will be equal to n times expected value of x। और बेटा expected value of x was 1.5, लैम्डा ही था ना यार। ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसमें ऐड हो गया, चलो खैर है। n टाइम्स 1.5 विच इज़ वॉट 1.5n। अच्छा बेटा मुझे इतना पता है कि बेशक हमने अप्रॉक्सीमेशन करी है तो पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन ही ना। भाई अगर पोसॉन डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो लैम्डा और वेरिएंस दोनों बराबर होते हैं, तो हम लोग क्या कह देंगे कि भाई वेरिएंस ऑफ t भी 1.5n हो जाएगी। ठीक है, अब सवाल का मैं डेटा देखता हूँ। सवाल में डेटा क्या गिवन है, t बीइंग ग्रेटर देन 330 इज 0.0391। अब अगर ये आ गया 330, फिर मैं डिसाइड करूँगा मीन से पीछे है या मीन से आगे है। देखो बेटा ग्रेटर देन का साइन है, ये आप लोगों ने AS में पढ़ा है, तो आपने डिसाइड करना है ना कि 330 कहाँ है, तो आप कहोगे मीन से आगे है, तभी तो उससे आगे का एरिया लेस देन 0.5 है। तो ये एरिया आपके पास आ रहा है 0.0391। अच्छा अब एक काम कर लेते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में आसानी रखता हूँ, मैं कहता हूँ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ t बीइंग लेस देन 330 बताओ। 1 में से माइनस कर दूंगा, 1 माइनस 0.0391, यह आता है 0.9609। अच्छा भाई इस पे कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग z वैल्यू होगी, पॉजिटिव है, तो मैं कह दूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग लेस देन a is 0.9609। a will be equal to what, phi inverse of 0.9609। बेटा अब अगर मैं phi inverse कैलकुलेटर से दिखाता हूँ, एरिया है ना भाई डायरेक्टली, मेन्यू 7 नॉर्मल है, अब इन्वर्स नॉर्मल आ गया, एरिया क्या मैंने 0.9609, सही है। लेकिन वेरिएंस 1, लेकिन बेटा मीन क्या होना चाहिए नॉर्मल के लिए, क्योंकि आप नॉर्मल पे चले गए हो,
जेड वैल्यू पे मीन हमेशा होता है 0, तो आपने इसको 0 में चेंज करा। यहाँ पे मीन क्यों आ गया था 4.5, क्योंकि पहले मैं पोसाओ कर रहा था ना, तो पोसाओ का डेटा अभी भी फीडेड है। तो यह आ गई आपके पास वैल्यू, जेड वैल्यू 1.761। अब बेटा जब आपके पास जेड वैल्यू आ गई 1.761, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास ये वाला कैलकुलेटर नहीं है, आप प्लीज़ हमें टेबल से भी दिखा दें। तो भाई हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 9609, आप देखोगे 9609 कहाँ पे है, 9609 हमारे पास 9608 है, सही है। ये कब आ रहा है 1.761, 9609 तो आ गया 1.761, तो आपने 1.761 ही लिखा है, देख लें कैलकुलेटर आपका बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू देता है। अच्छा जब ये आपके z वैल्यू आ गई, वी नो दिस फॉर अ फैक्ट कि बेटा z वैल्यू कैसे निकलती है, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। बेटा 1.761, x की वैल्यू क्या है बेटा 330, मीन क्या है हमारा 1.5n। क्योंकि देखो बेटा मैंने एक चीज़ ये शो भी करनी थी, मैंने शो नहीं करी है, क्योंकि भाई जब हम लोग ये कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं, तो हमारा जो t है, t तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मीन कॉमा वेरिएंस, मीन होगा 1.5n, वेरिएंस भी होगा 1.5n। बेटा ये पैरामीटर्स लिख के दिखा दो, सही है, ताकि अगर आपने खुदा ना खास्ता गलती कर दी मज़ीद वर्किंग में, तो ये एटलीस्ट एक नंबर पैरामीटर के कॉन्सेप्ट का तो आपको मिल जाए। खैर 330 माइनस 1 एक्स माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डिविएशन रूट ऑफ 1.5n। अब बेटा जब आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई, अब आपको पता है यू कैन स्क्वायर बोथ द साइड्स, ठीक है, ये स्क्वायरिंग छोड़ो, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्गाइज बना के कर लूँगा, ठीक है। 1.761 रूट ऑफ 1.5n इज इक्वल टू 330 माइनस 1.5n, ठीक है। अब जब ये कहानी आ गई आपके पास, अब आप लोग क्या करेंगे, मैं कह सकता हूँ लेट ए बी इक्वल टू रूट ऑफ 1.5n, पूरे को मैंने रूट के साथ ले लिया a, तो ये हो जाएगा 1.761 a 330 माइनस a स्क्वायर, ठीक है भाई। इक्वेशन बन गई मेरे पास a स्क्वायर प्लस 1.761 a माइनस 330 इक्वल टू 0। भाई A2 के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व करो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से करो। तो आपने गए मेन्यू 1, बेसिक हो गया, क्वाड्रेटिक चाहिए, क्वाड्रेटिक में ये वाला A दबाने से आता है पॉलिनॉमियल। अब आपने आप एक क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, 1.761 नहीं बल्कि A क्या है, A1 है, सॉरी A1 है, A1 है, D है 1.761 और बेटा C है माइनस 330। तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है 17.3 और बेटा इसकी नेगेटिव वैल्यू आप इग्नोर करेंगे क्योंकि काउंट नहीं हो सकता, माइनस 19.06। बेटा आपने कह दिया भाई रूट n की एक वैल्यू है 1.5 रूट n की 1.5n 17.3। बेटा काउंट तो नेगेटिव में नहीं हो सकता ना, तो आपने इसको इग्नोर करना है क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं हो सकता। अब आपने इसको स्क्वायर करा, बेटा 17.3 का स्क्वायर, दोनों साइड को स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय 1.5, तो बेटा n आ जाएगा आपके पास 199.5, 199.5। तो बेटा जो काउंट है, नंबर है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा 200।
अब कई बच्चों के जहन में एक सवाल आ सकता है कि सर आप ये वाली वैल्यू क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि देखो ये पूरी एक वेरिएबल ही की फॉर्म में है ना इक्वेशन, और ये तो नेगेटिव में काउंट हो ही नहीं सकता। ऑल दो बच्चे कहेंगे कि सर इसको स्क्वायर करने से तो पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन जब आपने इक्वेशन को सॉल्व करा था डिस्गाइज क्वाड्रेटिक में, ये तो उसमें तो वैलिड नहीं बनता ना, तो इसीलिए आपने -19.6 को रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पे n आएगा खाली 200, इन्होंने n ही मांगा, 5 नंबर दे दिए। अच्छा अब बेटा यहाँ पे जाके पार्ट सी भी हो गया, थोड़ा सा मजे का था, लेकिन आई गेस ये बच्चों को आमतौर पे समझ आ जाता है। अब इसके बाद अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 देखूं, बेटा ये तो नज़र आ रहा है कि CRV का सवाल है, सही है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, सही है भाई, CRV का क्वेश्चन है। द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, बता दिया है कि PDF है, दिस मीन्स कि इसका एरिया 1 होगा, ठीक है, ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0a to 2b, ठीक है, वेयर a and b आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, एल्सवेयर f of x इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, शो करो ये इसके बराबर है। देखो बेटा ये कहता है ट्रेपीजियम है, हाइट एरिया 2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स a और b। तो बेटा आपको पता है एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स a प्लस b। एरिया रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी को, तो बेटा आपको पता है सिंस प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 देयरफॉर एरिया भी 1 है, तो आपने क्या कर दिया भाई, इस पूरी चीज़ को a प्लस b को इक्वल टू 1 रख दिया। बेटा b किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस a, यही प्रूफ करना था। 2 नंबर दे दिए, फ्री के 2 नंबर हैं ये। फिर गिवन दैट एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 1.2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बेटा अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू 1.2 है, इसका क्या मतलब है, मेरे पास इस फंक्शन की बेटा इक्वेशन नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू को तो आप लोगों को पता ना है, फॉर्मूला होता है अपर लिमिट लोअर लिमिट x डॉट f ऑफ x। तो मुझे तो इसकी पहले इक्वेशन बनानी होगी, इक्वेशन बनानी है, स्ट्रेट लाइन है, पहले मैं इसका ग्रेडियंट निकालूंगा, ख्वारी है भाई। ग्रेडियंट क्या आएगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो बेटा इसका ग्रेडियंट आ रहा है b माइनस a ओवर 2। अच्छा आपको पता है इसका y इंटरसेप्ट क्या है, a है, तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, mx प्लस c है ना, m क्या है, b माइनस a अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस a, ये हमारा f ऑफ x आ गया, ठीक है। थोड़ा बदसूरत सवाल हो रहा है। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट्स लगाएं 2 0 x डॉट f ऑफ x डॉट dx, 2 0 x डॉट, पूरी इक्वेशन है ना ये, b माइनस a अपॉन 2 टाइम्स x प्लस a डॉट dx। बेटा अब ये पूरा पहले तो मैं मल्टीप्लाई करूँ, 2 0 b माइनस a अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ax डॉट dx। अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँ तो ये इंटीग्रेट होके बन जाएगा b माइनस a ओवर 2 3 6 एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर अपॉन 2 एंड योर लिमिट्स आर 2 and 0। बेटा एक्सपेक्टेड वैल्यू की वैल्यू गिवन है 1.2, एक्सपेक्टेड वैल्यू गिवन है। अब मैंने क्या करना है, जगह भी इन्होंने कम दिया है इस सवाल में। खैर बेटा b माइनस a अपॉन 6 2 का क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये पूरा 0 ही हो जाएगा,
1.2 क्योंकि बेटा यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, 0 हो गया। तो मेरा बच्चा ये क्या बन रहा है अब, b माइनस ए अपॉन 8/6 इंटू 8 पूरे पे 6 प्लस 2a इज इक्वल टू 1.2। अजीब ख्वारी है भाई। 8b माइनस 8a प्लस 12a इज इक्वल टू 6 इंटू 1.2, 7.2 होता है वैसे तो, हाँ 7.2 भाई 8b प्लस 4a इज इक्वल टू 7.2। ये एक इक्वेशन आ गई और हमारे पास ऊपर भी एक इक्वेशन बनी थी, b इज इक्वल टू 1 माइनस ए, b वॉज इक्वल टू 1 माइनस ए। So we can solve them simultaneously. सही है। If I solve both of these equations simultaneously, तो मैं लिखूंगा 8 b की जगह 1 माइनस ए प्लस 4a इज इक्वल टू 7.2, 8 माइनस 8a प्लस 4a इज इक्वल टू 7.2, 4a इज इक्वल टू 0.8, 8 माइनस 7.2, बेटा a विल बी इक्वल टू 0.2। बेटा अब a की वैल्यू 0.2 आएगी। अब एक काम करेंगे, है ये थोड़ा सा बदसूरत, पेपर के बाद हम लोग देख लेंगे कि हमारे आंसर सही है कि नहीं। मैं अभी इतना इस पर टाइम नहीं ज़ाया करना चाह रहा, खुद भी देखते ना कितने नंबर आ रहे हैं हमारे। अ रैंडम वेरिएबल x t has probability density function given by this। इसी सवाल का पार्ट भी है। gt is half of cos t and the domain is this। Find the value of c such that probability of t being greater than minus c is less than c is equal to half। बेटा आपके पास एक probability density function सीधा सीधा मौजूद है, आपको लिमिट्स भी दे दी हैं। तो आपको इतना पता है कि भाई अगर मैं लिखता हूँ ना probability of t being greater than c but less than greater than minus c but less than c is basically equal to, लिमिट्स लगा दो, c minus c f of x, या बल्कि यहाँ पे in this particular case g of t dot dt, ख़त्म हो गई बात। तो ये बन गई क्या हमारी लिमिट्स, c minus c cos t अपॉन 2 डॉट डी टी। बेटा मैंने क्या करना है, 1/2 कॉमन ले लिया बाहर। बेटा cos का इंटीग्रल होता है साइन, और लिमिट्स आ गई c और माइनस c। और बेटा ये इन्होंने प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, हाफ। सही है, 1/2। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, ये 2 और ये 2 तो जन्नत में गया बेटा, साइन सी माइनस साइन ऑफ माइनस सी इज इक्वल टू 1। ओके सही है, अच्छा सवाल है बेटा। आपको पता है साइन ऑफ माइनस सी इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन सी। ये आप लोग ए एस से पढ़ते आ रहे हैं, P1। तो बेटा ये टेक्निकली क्या बन जाएगा, साइन सी प्लस साइन सी, माइनस माइनस करके दिखा भी देता हूँ, माइनस माइनस साइन सी इक्वल टू 1। बेटा साइन सी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 1, 2 टाइम्स साइन सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ हाफ। बेटा सी आ जाएगा π/6। गुड क्वेश्चन। इन्होंने यहाँ पे आपके P1 और P3 के ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स भी झंझाड़ दिए। कोई नहीं, इसके बाद अच्छा यहाँ पे जाके हमारा ये वाला सवाल भी एंड हो गया। आई होप कि आप लोगों को कुछ अपने पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हो गए होंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं बेटा अगले सवाल की। अब बेटा हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। आमिर believes that 20% of the students at his college are left-handed.
his friend believes that the true proportion P is less than 20%. Okay, Amir plans to use binomial distribution to test the null hypothesis HP is equal to 0.2 against the alternate hypothesis HP P being less than 0.2. He decides to choose 35 students at random. If fewer than 3 of these students are left-handed, Amir will reject his belief. Okay, सही है बेटा. देखो ये सवाल आ गया आपका हाइपोथेसिस का, और इसमें थोड़ा सा जो है ना, प्लीज़ क्वेश्चन को ऐसे कहानी की तरह जहन में बिठाओ कि आप लोग बाद में चीज़ों को समझ पाओ. यहाँ पे इन्होंने आमिर का पहले बिलीफ बताया कि भाई आमिर बिलीव दैट लेफ्ट हैंडेड, इसका बिलीव है नल हाइपोथेसिस कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2. फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, लेस देन 0.2. सही है. हिज फ्रेंड बिलीव्स दैट द प्रूव प्रोपोर्शन इज लेस देन. अब इसका दोस्त ये कह रहा है, आमिर ने प्लान करा टेस्ट, और आमिर ने कहा है कि भाई अगर 35 लोग इंसान है, डिस्क्रीट है, इफ फ्यूअर देन 3, और बहुत कम लोगों को देख रहे हैं, तो हम लोगों को बेटा बायनॉमियल पे रहते हुए कोई मसला नहीं है. वैसे बच्चे के जहन में एक बात आती है कि सर आपने हमें एक चीज़ बताई थी कि जब भी नंबर ऑफ ट्रायल्स मोर देन 30 हो जाए तो आप नॉर्मल की तरफ जाते हो. अरे यार, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिर्फ लेस देन 3 बोला है ना, तो लेस देन 3 पे तो आप ये कर सकते हैं. और फिर बात, कई बच्चे कहते हैं सर NP जो है यहाँ पे 30 × 0.2 ये आ रहा है 6. तो आपने तो कहा था जब भी NP या NQ दोनों में से कोई भी ग्रेटर देन 5 हो जाए तो आप बायनॉमियल नहीं यूज़ कर सकते. लिसन, यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ लेस देन की, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगा रहे, डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं. सही है. अगर ये लेस देन 3 की बजाय लेस देन 11 या 12 होता ना, तो मैं अप्रॉक्सीमेशन लगाता, और फिर मैं जब अप्रॉक्सीमेशन लगाता तो एक एरर आ रहा होता. तो अक्सर आप लोगों को पेपरों में ऐसे सवालात भी मिलेंगे एरर वाले. एक होता है एक्यूरेट एनालिसिस, एक होता है अप्रॉक्सीमेशन के बाद वाला. सही है. यहाँ पे मैं अभी बायनॉमियल ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि सिर्फ 3 वैल्यूज़ ही तो है, यानी कि 4 बार बायनॉमियल लग जाएगा भाई. फ्यूअर देन 3, लेस देन और इक्वल टू 3, 4 बार लग रहा होगा. तो मैंने क्या कह दिया, बायनॉमियल N, P होता है 30, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी 0.2. अब भाई मैंने जब इसको बायनॉमियली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंसानों को, सही है, मैं बेटा x इज बायनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड ना, x इज बायनॉमियली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब सिग्निफिकेंस लेवल चाहिए इसके टेस्ट का. भाई ये अपना बिलीफ कब चेंज कर रहा है आमिर, अगर फ्यूअर देन 3 होंगे लेफ्ट हैंडेड, अगर फ्यूअर देन 3 होंगे तो रिजेक्ट कर देगा अपने बिलीफ को. सही है. यानी कि आमिर का बिलीफ ये है, आमिर बिलीफ सही है, और फ्रेंड बिलीफ या आमिर का भरोसा ये है. आमिर अपना भरोसा कब वो करेगा, जब फ्यूअर देन 3 हो. अब बेटा आप लोग क्या करेंगे, फ्यूअर देन 3 निकाल लेंगे भाई. प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग लेस देन और इक्वल टू 3. भाई लेस देन और इक्वल टू 3 में क्या आता है, 0, 1, 2, 3. अब बेटा 0, 35 C0, 0.2 की पावर 0, 0.8 की पावर 35, 35 C1, 0.2 की पावर 1, 0.8 की पावर 34, 35 C2, 0.2 की पावर 2, 0.8 की पावर 33. फिर बेटा 35 C3, 0.2 की पावर 3, 0.8 की पावर 32. अब पता है बात क्या है, कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट बायनॉमियल यूज़ होता है. देखो मैं बेटा इतनी कामचोरी पे मैं बिलीव करता हूँ. S2 के अंदर मेन्यू 7 आपको चाहिए एग्जैक्ट वैल्यूज़ पे, 0, 1, 2, 3 पे बायनॉमियल PD सेलेक्ट कर लो 4, और लिस्ट बना लो या वेरिएबल वाइज ही देख लो. चलो 0 पे चाहिए, N क्या था 35, P क्या था 0.2, ये आ रही है 0.0004056.
0.004056 प्लस 1 पे देखते हैं अब हम 0.003549 0.003549 2 पे देख लो भाई 0.0151 0.0151 प्लस 3 पे देख लेते हैं हम लोग 0.0415 0.0415। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, हमारा कैलकुलेटर बायनॉमियल सीडी भी निकालता है लेस देन और इक्वल टू के लिए भी। तो मैं अगर चाहता इंडिविजुअल तो निकाल ली, ऐसे दिखा दिया आपने। मेन्यू 7 नीचे का बटन दबाओ, यहाँ पे पहला ऑप्शन ही क्या है बायनॉमियल सीडी 1 दबा दो। आपको लेस देन और इक्वल टू 3 चाहिए, 3 वेरिएबल गिवन है 2 दबा दो। वेरिएबल 3 रखा, इन सब का सम आ जाएगा विच इज़ वॉट 0.0605 0.0605। ये बेटा आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई इस बंदे की कि भाई जब ये अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कर रहा है। देखो मैं फिर से इसको लॉजिकली जरा थोड़ा सा आप लोग समझो। आमिर भाई का बिलीफ क्या है? आमिर भाई का ये कहना है कि जो हमारे है ना भाई 20% लोग लेफ्ट हैंडेड है। सही है। अब बात क्या है कि ये होता है सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा। आमिर का बिलीफ क्या है 20% के लिए है। सही है। अब अगर यार 20% लोग हमारे लेफ्ट हैंडेड है, आमिर कह रहा है यार मैं इस पे जो है ना अपना नल हाइपोथेसिस रखे हुए 20 पे। दोस्त ने कहा नहीं भाई लेस देन 20 है। सही है। इसने कहा ठीक है मैं अपना बिलीफ चेंज करूंगा, मैं अपना बिलीफ चेंज करूंगा जब लेस देन और इक्वल टू 3, यानी कि मैं इस तरफ कब आऊंगा जब लेस देन और इक्वल टू 3 हो। अब इस तरफ आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.605। तो बेटा आपका ये जो होगा 0.605 यही आपका अल्फा हो जाएगा, यही हमारा अल्फा होगा 0.0605। सही है। तो बेटा सिग्निफिकेंस लेवल हो गया एक 6.05%, यानी कि भाई सिग्निफिकेंस लेवल आ गया। अच्छा फिर स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। अब बेटा बात पता है क्या, बच्चों को जहन में मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ बच्चों को कि यार जब भी पेपर देने जाओ ना तो अपने से एक टेबल या तो जहन में इम्प्रिंट कर लो या बना लेना। देखो हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है H0 ट्रू या एक होता है H0 फॉल्स। सही है। और हम लोग इसमें एक बात कहते हैं कि भाई याद रखना हम लोग एक्सेप्ट करते हैं H0 को या हम रिजेक्ट करते हैं H0 को। सही है। अगर फर्ज करो नल हाइपोथेसिस ट्रू है, आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपने तो कोई एरर नहीं परफॉर्म करा, कोई एरर नहीं है भाई। अगर H0 फॉल्स और आपने रिजेक्ट कर दिया H0 को, भाई एक चीज फॉल्स थी ना, आपने उसे रिजेक्ट करा तो आपने तब भी कोई एरर नहीं करा है। लेकिन अगर H0 ट्रू है और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया तो आप परफॉर्म करते हो टाइप 1 एरर। सही है। और अगर फर्ज करो H0 फॉल्स है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, यानी कि हमें ऑल्टरनेट पे जाना है लेकिन हमने एक्सेप्ट कर लिया नल हाइपोथेसिस को, तो हम परफॉर्म करते हैं टाइप 2 एरर। सही है। अब ये बात हमारे ये टेबल हमारे ज़हन में इम्प्रिंट होना चाहिए। अब इन्होंने क्या कहती है स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। देखो टाइप 1 एरर का क्या मतलब है कि भाई आपने गलती करी है, आपने बेसिकली नल हाइपोथेसिस जो कि ट्रू था उसे रिजेक्ट करके गलती करी है। टाइप 1 एरर क्या कहता है कि भाई नल हाइपोथेसिस जब ट्रू था आपने उसे रिजेक्ट कर दिया और ये आपकी गलती है। देखो यहां पे हो क्या रहा है, ये बंदा रिजेक्ट कब कर रहा है नल हाइपोथेसिस को, जब लेस देन और इक्वल टू 3 लोग इन 35 में से लेफ्ट हैंडेड निकले।
और लेस देन और इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.065। यानी कि भाई ये रिजेक्ट कब कर रहा है नल हाइपोथेसिस को गलत तरीके से, जब टाइप 1 एरर हो, और इसकी प्रोबेबिलिटी यही होगी 0.0605। तो हम लोग इसीलिए, एक मैं बच्चों को अपने लेक्चर्स में एक बार बताई थी कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 जो होती है ना, वो होती किसके बराबर है, सिग्निफिकेंस, कैलकुलेटेड सिग्निफिकेंस लेवल के। और वो यार कैलकुलेटेड सिग्निफिकेंस लेवल क्या आ रहा है आपका 0.0605, 0.0605। सिग्निफिकेंस लेवल तो परसेंटेज में होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी टाइप 1 होती है। सही है। आई होप बेटा ये चीज़ आप सबको क्लियर होगी और आपको टाइप्स ऑफ एरर या प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी क्लियर होगा। इसका अगला अल्लाह करे टाइप 2 हो, माशाल्लाह, और कोई दुआ मांग लेता। अगला इसका टाइप 2 एरर ही है। इट इज़ नाउ गिवन दैट द ट्रू वैल्यू ऑफ पी इज़ 0.05। बेटा जब भी टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी ना, तो आपको एक्चुअल डेटा देते हैं। अब इन्होंने आपको जो ट्रू वैल्यू दी है ना, ट्रू वैल्यू ऑफ पी इज़ 0.05, यानी कि यार जो हम लोग कह रहे थे ना 20% लोगों का है लेफ्ट हैंडेड, उसकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है 0.05। तो मैं एक काम करता हूँ भाई, मैं यहाँ पे ये एक्चुअल प्रोबेबिलिटी दे दी है मुझे, तो अब मेरा डेटा बायनॉमियली डिस्ट्रीब्यूट है। लोग कितने हैं, 35 हैं। ट्रू वैल्यू 0.05 है, नहीं हाँ 0.05 है। अब इन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर निकालो। देखो बेटा टाइप 2 एरर कब होगी यार, यही वाली चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। देखो ये जो मैं भी शुरू के कुछ पेपर्स में आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, बट ये आपके जहन में इम्प्रिंटेड होनी चाहिए ये चीज़। सही है। देखो भाई टाइप 2 एरर क्या होता है। टाइप 2 एरर ये होता है कि भाई नल हाइपोथेसिस जब फॉल्स था आपने रिजेक्ट कर दिया, कोई एरर नहीं करा। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और आपने एक्सेप्ट कर लिया नल हाइपोथेसिस को, तो आपने एरर परफॉर्म करा। टाइप 2 एरर यहाँ पे कब हो जाएगा कि जब ये जो हमारा बंदा आमिर ने एक्सेप्ट कर लिया अगर नल हाइपोथेसिस को, तो ये टाइप 2 एरर कर रहा होगा। अब बात ये है कि ये बंदा एक्सेप्ट कब करेगा नल हाइपोथेसिस को। देखो ये रिजेक्ट कर रहा था नल हाइपोथेसिस को जब लेस देन और इक्वल टू 3 थे, लेकिन ये एक्सेप्ट कब करेगा जब ग्रेटर देन 3 होंगे। सही है। तो ये एक्सेप्ट कब कर रहा है आमिर भाई, आमिर एक्सेप्ट्स नल हाइपोथेसिस। बेटा ये आपने लिखना नहीं है जो मैं लिखने लगा हूँ, H0 व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग ग्रेटर देन 3, ये तब एक्सेप्ट करता है। सही है। यानी कि टाइप 2 एरर तभी परफॉर्म हो सकता है। तो आप लोग क्या कहोगे कि यार जो प्रोबेबिलिटी होगी ना टाइप 2 की, टाइप 2 की प्रोबेबिलिटी कब आएगी, जब ये बंदा एक्सेप्ट कर रहा है ग्रेटर देन 3, ये होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। तो भाई पहले तो मुझे निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग ग्रेटर देन 3। अच्छा जी, अब मैं अगर आपसे कह दूं ग्रेटर देन 3, तो बेटा ये तो हम कर नहीं सकते कि 4 5 6 7 8 9 10 35 तक जाएं। हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग लेस देन और इक्वल टू 3। अच्छा, आप कई बच्चे कहेंगे सर लेस देन और इक्वल टू 3 तो आपने पहले भी निकाला हुआ है। अरे मेरा बच्चा उस वक्त p 0.2 था, एक्चुअल प्रोबेबिलिटी 0.05 है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब 1 माइनस 0 1 2 3, लेकिन बेटा 35C0 0.05 रेज़ टू पावर 0.95। अगर बेटा P है 0.05 तो Q 0.95 है। 35C1 0.05 रेज़ टू पावर 1 0.95 रेज़ टू पावर 34 प्लस 35C2 0.05 रेज़ टू पावर 2 0.95 रेज़ टू पावर 33, फिर 35C3 0.05 रेज़ टू पावर 3
0.95 रेज़ टू पावर 32। अच्छा बेटा, मैंने आप लोगों को सिखाया था ना डायरेक्ट कैलकुलेटर भी करता है। आप मेन्यू 7, नीचे बायनॉमियल CD 1, लिस्ट वेरिएबल आपको लेस देन 3 पे चाहिए, 35 अकाउंट P, लेकिन अब क्या हो गया 0.05, तो यार ये 0.9042 0.9042, तो बेटा ये क्या आ जाता है 1 माइनस 0.9042 0.0958। तो आप लोग क्या कह देंगे कि भाई यही एरर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 विल बी 0.0958। बस ये इसका आंसर हो गया। इसका अगला पार्ट देखते हैं कोई है कि नहीं। बस ये यहाँ पे जाके हमारा सवाल एंड हो गया। एंड आई होप कि इस क्वेश्चन को जब आप लोगों ने देखा हो तो आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 टाइप 2 भी निकालना आ गया होगा ऐसी कंडीशन में। अब हम लोग चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6, निकी इज इन्वेस्टिगेटिंग द व्यूज ऑफ स्टूडेंट्स एट हर स्कूल अबाउट द स्कूल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। ओके, शी प्लान्स टू गिव अ सर्वे टू अ सैंपल ऑफ स्टूडेंट। सैंपल सर्वे, ओके भाई, सैम्पलिंग का सवाल है भाई ये सीधा सीधा। Nikki friend says this survey is about sports facilities, so you should choose a sample of students from the school sports team. ये तो unbiased हो गया बेटा। State with the reason whether you agree with Nikki's friend. No, बेटा I don't agree with Nikki's friend। देखो बेसिकली निक्की ने सर्वे करना है स्कूल्स की स्पोर्ट फैसिलिटीज़ के बारे में। देखो स्कूल की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं होती जो स्पोर्ट्स की टीम है, बाकी लोग भी तो यूज़ कर सकते हैं ना। तो अगर आपको एक्यूरेट एनालिसिस चाहिए फ्रॉम द सैम्पल, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वो लोग नहीं उठाने जो स्कूल की स्पोर्ट्स टीम के हैं, आपको पूरे स्कूल के लोग लेने होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का पता ही नहीं होगा। जब स्कूल फैसिलिटीज़ का लोगों को पता ही नहीं है, हाउ कैन दे कमेंट अबाउट इट। जो टीम वाले उन्हें तो सब चीज़ों का पता होगा, सही है। अब अगर फ़र्ज़ करो कोई स्कूल अपनी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हर एक स्टूडेंट को बता नहीं पा रहे, तो ये स्कूल का फेलियर है और उसकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का फेलियर है। तो ये जो निकी की दोस्त का सजेशन है ये सही सजेशन नहीं है। क्यों? नो, सिंस she is only using students of school sports team, therefore survey will be biased। ये अनबायस्ड नहीं है। ओके, फिर निकी चूजेज अप्रोप्रिएट रैंडम सैंपल, यानी कि भाई अब इससे अनबायस्ड सैंपल ले लिया होगा ऑफ 60 स्टूडेंट्स। शी फाइंड्स दैट 45 ऑफ दी स्टूडेंट्स थिंक्स दैट द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आर गुड। दो तरह के लोगों के सैंपल की प्रॉबिलिटी आई है। ये सवाल है बेटा सैम्पलिंग का, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन। यहाँ पे CI भी आ गया, ठीक है भाई। अब बात क्या है, इस बंदी ने सैंपल उठाया कितने लोगों का, 60 लोगों का। भाई PS क्या है कि 45 लोग कह रहे हैं 60 में से कि गुड है, तो नेचुरली QS क्या आ जाएगा 15/60। अच्छा, फिर कैलकुलेट एन अप्रॉक्सीमेट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल for the proportion of students who think that sports facilities are good। कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए बेटा आपको। देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल का मैंने आप लोगों को प्रोबेबिलिटी वाइज एक फॉर्मूला बताया था कि भाई जो CI होता है ना वो क्या होता है, PS माइनस Z टाइम्स रूट ऑफ PSQS अपॉन N से लेकर कहाँ तक, PS प्लस Z टाइम्स रूट ऑफ PSQS ओवर N। ये मैंने आप लोगों को चीज़ बताई थी।
अब बेटा हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है 95%, तो मुझे उस पर z चाहिए। भाई कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% होने का मतलब क्या है कि भाई 95% है यहाँ से यहाँ, ये हो गया हमारा 95%, विच मीन्स कि ये हो गया 2.5%, ये भी हो गया 2.5%। अब हम लोग क्या कहते हैं कि इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं। मैं कहता हूँ यार पूरा ए से पीछे का एरिया, पूरा एरिया 0.975 हो जाएगा। पूरा ए से पीछे का एरिया, ये z वैल्यू निकालने के लिए मेहनत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग लेस देन ए इज 0.95 प्लस 0.025, तो ये बन जाएगा 0.975। अच्छा वैसे तो बेटा मुझे वैल्यूज़ याद हैं, लेकिन आप लोग फाई इनवर्स ऑफ 0.975 करोगे। बेटा अब आपने ये कैसे करनी है, पीछे का एरिया ना, मेन्यू 7 इनवर्स नॉर्मल 3, एरिया की जगह लिख दिया 0.975, ये आ रही है 1.96। z वैल्यू क्या आ गई 1.96। यार इसका पता है मज़े मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा -1.96 से +1.96 तक है। ठीक है, खैर अब ज़रा आगे चलते हैं, विड्थ के लिए वो काम वाम आता है। अब मेरे पास बेटा जब z वैल्यू आ गई, PS है, तो मेरे लिए ये निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक पैरामीटर निकाल लेता हूँ, z ऑफ PS QS ओवर n। तो इसका क्या मतलब है 1.96, PS क्या है 45/60, 15/60 अपॉन 60। तो ये वैल्यू क्या आ रही है 45 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाय 15/60 डिवाइड बाय 60, रूट ऑफ आंसर मल्टीप्लाइड बाय 1.96। ये इसकी वैल्यू आ रही है 0.1096। चलो भाई ये आ गए। अब मुझे CI चाहिए ना, CI क्या हो जाएगा हमारा बेटा 45/60 माइनस 0.1096 से लेकर 45/60 प्लस 0.1096। तो बेटा हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल बन रहा है 45 डिवाइड बाई 60 माइनस 0.1096, यह आता है 0.6404, 0 से लेकर 45 डिवाइड बाई 60 प्लस 0.1096, तो ये आ जाता है 0.8590। अब बेटा ये हमारा CI आ गया, ख़त्म। अब इसका मतलब क्या है, ज़रा मतलब भी अब आप लोग समझो ना। इसका मतलब ये आ रहा है कि भाई 95% वी आर श्योर, 95% वी आर श्योर दैट 64% से 86% जो बच्चे हैं वो सेटिस्फाइड गुड कह रहे हैं स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ को। ये मतलब होता है CI का। चलो भाई अब आगे चलते हैं। फॉर अ डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन Nikki uses large sample to calculate 99% confidence interval and an X% confidence interval. For a different investigation, Nikki uses large sample to calculate 99% confidence interval and X% confidence. ठीक है बेटा, दो अलग अलग confidence intervals हैं. The width of 99% confidence interval is double the width of X% confidence interval.
गुड. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स. देखो बेटा आप बात सुने, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल की विड्थ कह रहे हैं डबल है एक्स की विड्थ से. सही है. देखो जब हम विड्थ की बात करते हैं तो क्या होता है, पहले मैं 99% की विड्थ निकालने की बात करता हूँ. 99% अगर मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ बेटा. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल है भाई. 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल का ये मतलब है. सही है. यानी कि यार ये एरिया 0.99, ये हो गया हमारा 0.5%, ये हो गया 0.5%. ठीक है. अब अगर मैं चाहूँ तो मैं ये वाली वैल्यूज़ डायरेक्टली वैसे कैलकुलेटर से निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं इस पे नहीं जा रहा, मैं मेहनत करता हूँ. वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर डायरेक्टली निकालनी हो ना, तरीका सुन लो. आपको पता है कि 0.99 है बीच का एरिया ना, तो इससे पूरे से पीछे का एरिया पहले निकाला आपने भाई. इससे पूरे से पीछे का एरिया क्या हो जाएगा, मैं इसको ए कह देता हूँ. सही है. पूरे से पीछे का एरिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग लेस देन ए इज 0.995. ये क्या आ जाएगा, 5 इनवर्स ऑफ 0.995. मेन्यू सॉरी 0.995 डालो भाई, 0.995. z वैल्यू आई 2.576. 2.576 ये z वैल्यू आ गई है. अब इसका मतलब ज़रा समझते हैं. ये z वैल्यूज आ गई. अब इन्होंने पता है क्या बात कही है बेटा, अगर हम कभी भी किसी की भी विड्थ निकालें, विड्थ, सही है, तो विड्थ हमारे पास आती है 2 टाइम्स z रूट ऑफ पी एस क्यू एस ओवर एन, यही आती है. अच्छा, अब इन्होंने क्या कह दिया है कि अगले का x% है. अब अगर x% है बेटा, उसको भी अब हम ज़रा देख लेते हैं. x% है, इसका मतलब क्या है, गौर से सुनिएगा आप. ये वाला जो पार्ट है दिस इज x%. सही है. इस पे कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग z वैल्यू होगी. देखो यहाँ की z वैल्यू क्या निकली आपकी, 2 टाइम्स 2.576 रूट ऑफ पी एस क्यू एस ओवर एन, ये विड्थ आई है. अब अगर मैं x की बात करूं, सही है, इसकी z वैल्यू मुझे नहीं पता, मैं इसकी z वैल्यूज़ को नाम देता हूं Z1, ऐसी नाम दे रहा हूं मैं इसको Z1. ठीक है भाई. अब ये क्या बनेगा, इसकी विड्थ बनेगी 2 टाइम्स Z1 ऑफ पी एस ओवर क्यू एस ओवर एन. इसकी भी विड्थ आ गई. क्वेश्चन में आपको क्या कह दिया है कि भाई द विड्थ ऑफ 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज डबल द विड्थ ऑफ दिस. डबल है 99% वाले की, डबल है इससे. तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, इसको मैं विड्थ ए कह देता हूं, मैं इसको विड्थ बी कह देता हूं. तो इसका यही मतलब है ना कि विड्थ बी इज डबल विड्थ ए. तो विड्थ बी क्या आ रहा है, 2Z1 ओवर पी एस क्यू एस ओवर एन, 2 टाइम्स 2.576 रूट ऑफ पी एस क्यू एस ओवर एन. अब बेटा इससे ये पी एस क्यू एस ओवर एन भी कट गया, ये भी कट गया, ये 2 भी कट गया, ये 2 भी कट गया. तो अब आपके पास बेटा Z1 क्या आ गया, अच्छा ट्वाइस था ना बेटा, बेटा ये डबल है. मैंने एक छोटी सी गलती कर दी यहाँ पे बेटा, मुझे इसको डबल करना था. ये 2 टाइम्स है ना,
ये एक छोटी सी गलती कर दी, सही है, बैठते हैं। अब बेटा ये 2z सिग्मा है, ये भी 2z है। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो हम लोग क्या कह देंगे भाई, 2 टाइम्स z1 इज इक्वल टू 2.576। z1 आ गया 2.576 डिवाइड बाई 2, 1.288। बेटा अगर मेरे पास ये वैल्यू आ गई 1.288, तो इसका मतलब क्या है, 1.288 और ये होगा -1.288। मुझे चाहिए इसके बीच का एरिया, सही है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप कह देंगे कि भाई देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारा जो वो है ना x% CI is basically what, probability of z being greater than -1.288 less than 1.288 into 100, यही होगा। अब बेटा ये आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। मेन्यू 7 इन नॉर्मल CD -1.288, अपर की जगह भी 1.288, मीन 0 होना चाहिए। ये आ रहा है 0.802 इंटू 100, तो बेटा ये आ रहा है 80.2%। तो x की वैल्यू 80.2% लिख दो या 80% लिख दो, इट्स द सेम थिंग। ये सवाल मुझे काफ़ी मज़े का लगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल था, विड्थ को लेके चलना, गुड क्वेश्चन, वाहिद सवाल जो कि थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। चलो बेटा अब हम चलते हैं आगे। अच्छा आगे ख़त्म ही हो गया, 6 सवाल थे इस पेपर में, तो बेटा यहाँ पे जाके हमारा ये पेपर भी ख़त्म हो गया। मुझे पता है इसकी रिकॉर्डिंग डेफिनेटली 1 घंटा 15 मिनट से ज़्यादा होगी, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि इसमें कैलकुलेटर का यूजेज भी बता दूँ, पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना है ये भी बता दूँ, और आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा ही हो, थ्योरी भी इससे कवर हो जाए। पेपर से पहले देख लीजिएगा इस वीडियो को। चलें बेटा, टिल देन अल्लाह हाफिज़।